हाँ जी, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ना सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी होती है कि आपको डायरेक्ट ए बी सी से स्टार्ट नहीं करना होता है। आपको सबसे पहले कुछ रिकॉग्नाइजेबल रिएजेंट्स या प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स ढूंढने होते हैं जहाँ से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकें। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो मुझे डी के बाद पीसीसी दिख रहा है। पीसीसी क्या होता है? पीसीसी हमारा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजर होता है। पीसीसी अगर हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजर होता है उसके बाद हमारा कीटोन बन रहा है। कीटोन बन रहा है इसका मतलब जो डी प्रोडक्ट होगा हमारा वो होगा एक 2 डिग्री एल्कोहल। और वो एल्कोहल कौन सा होगा? CH3, CH2, COH और CH3। ठीक है, अब इसके C से D वाले प्रोडक्ट के बीच में हमें रिएजेंट दिया है HgOAc2 और H2O अलॉन्ग विद NaBH4। अब ये कौन सा रिएजेंट होता है? ये हमने OMDM रिएक्शन में देखा हुआ है। ठीक है, और OMDM रिएक्शन किसके लिए होती है? एक एल्कीन के लिए होती है OMDM रिएक्शन। और यहाँ पर कौन सा वाला एल्कीन होगा? ये एल्कीन होगा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर ये वाला एल्कीन बन गया है। अब इसमें सेंटर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड क्यों नहीं आया है, इसका रीज़न आप कमेंट सेक्शन में बता कर जाएंगे। ठीक है, अब इसमें इसके बाद हमारा ओजोनोलिसिस का रिएक्शन है। और ये कौन सी वाली ओजोनोलिसिस है? ये हमारी जिंक के साथ ओजोनोलिसिस हुई है। इसका मतलब ये हमारी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुई। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है? एक कीटोन या एल्डिहाइड बनता है। अलॉन्ग विद अगर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते तो जो एल्डिहाइड होता वो हमारा फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। और जो कीटोन होता है उसको हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो कीटोन ही रहता। बट यहाँ पर हमारे पास रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो हमारे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो होंगे, एक होगा हमारा HCHO और ये होगा हमारा CH3, CH2, CHO। ठीक है, अब हमारे पास ABCD प्रोडक्ट्स बन गए हैं। अब हम ई प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डाइल्यूट NaOH दिया है। और डाइल्यूट NaOH हम दो रिएक्शंस में ही देखते हैं, या तो हमारे पास एल्डोल रिएक्शन हो या फिर कैनिज़ारो हो। एल्डोल कब होती है? जब हमारे रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। और कैनिज़ारो कब होती है? जब हमारे रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। बट यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो हमारे पास यहाँ पर होगी एल्डोल रिएक्शन। और साथ में यहाँ पर हमें हीटिंग दी है तो रिएक्शन होगी कंडेंसेशन की। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CHC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5 अलॉन्ग विद C2H5 एंड CH3। डन। अब इसके बाद जो हमारा रिएक्शन है, हमारे पास I2 और NaOH का रिएक्शन है। ये रिएजेंट हमारे पास होता है हैलोफॉर्म का। इसके प्रोडक्ट्स होंगे वो होगा एक एसिड सॉल्ट एंड हैलोफॉर्म। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि F और G में से कौन सा हैलोफॉर्म होगा और कौन सा एसिड सॉल्ट? हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो F वाले प्रोडक्ट के बाद है वहाँ पे हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है। और हाइड्रोलिसिस किसका होगा? एसिड सॉल्ट का। तो टेक्निकली तो F हमारा एसिड सॉल्ट होना चाहिए और G हमारा हैलोफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एसिड सॉल्ट होगा जो कि होगा CH3, CH2, COO माइनस। और हैलोफॉर्म कौन सा वाला होगा? CHI3। डन। अब इसके बाद हमें हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है। हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है तो हमारे पास एसिड फाइनली बन जाएगा CH3, CH2, COOH। ठीक है, अब H से I प्रोडक्ट हमारा HI एंड रेड फॉस्फोरस से आया है। HI और रेड फॉस्फोरस हमारा
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इससे हमारे जो सारे ऑक्सीजन हैं वो सारे हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद Br2 और H न्यू है। हमारा Br2 ब्रोमिनेशन कराएगा और H न्यू हमारा जो ब्रोमिनेशन कराएगा वो रेडिकल मैकेनिज्म में कराएगा, रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, और रेडिकल सबसे स्टेबल कहाँ होगा? जहाँ पर सबसे ज़्यादा डोनर ग्रुप्स होंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा डेल्टा माइनस। तो सबसे ज़्यादा डोनर ग्रुप कहाँ पर होंगे? सेंटर वाले कार्बन पे, जहाँ पर दोनों जो हमारे CH3 हैं वो डोनेट कर रहे होंगे। तो हमारा क्या प्रोडक्ट आएगा? CH3 CH Br और CH3। डन। जे तक की रिएक्शन हमारी डन हो गई है। अब CHI3 वाली रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर जिंक डस्ट दिया हुआ है, जिंक डस्ट दिया हुआ है तो वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये हमारा एल्काइन बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हम यहाँ से भी गेस कर सकते थे कि हमें रेड हॉट Fe दिया हुआ है इसके बाद, और रेड हॉट Fe हमारा एरोमेटाइजिंग एजेंट होता है जो हमारा बेंजीन रिंग क्रिएट करेगा। ठीक है, इसके बाद AlCl3 और CH3COCl दिया है। ये हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का रिएजेंट है। और एसाइलेशन क्यों? क्योंकि हमारे पास COCl वाला रिएजेंट दिया हुआ है, तो ये हमारा FC एसाइलेशन है। ठीक है, बस M तक के सारे रिएक्शंस हो चुके हैं। अब M से N और O कैसे आया हुआ है? M से N और O हमारा बेकमैन रीअरेंजमेंट की तरफ से आया हुआ है, बेकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, बेकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है? जो हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो आइसोमेरिज्म शो करता है, जिससे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, N प्रोडक्ट होगा हमारा PH C डबल बॉन्ड N CH3 और O प्रोडक्ट क्या होगा? C डबल बॉन्ड N OH PH CH3। ठीक है, अगला वाला जो प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट T और P, आपका होमवर्क है कि ये कैसे आए हैं। ये आए हैं PH C डबल बॉन्ड O। इसका मैकेनिज्म बेकमैन रीअरेंजमेंट का ही है, बट आपका होमवर्क है कि ये कैसे आए हैं, आपको पता लगाना है। PH NH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब जो P प्रोडक्ट है उस पर हाइड्रोलिसिस हुआ है, और हमें पता है कि जो सारे अमीन प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, और एसिड के डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या आता है? एसिड। बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि Q वाला प्रोडक्ट ही एसिड है और R वाला प्रोडक्ट ही अमीन प्रोडक्ट है? क्योंकि हमें आगे जो रिएक्शन दिया हुआ है वो है हमारा कार्बाइलमाइन रिएक्शन, और कार्बाइलमाइन रिएक्शन किस पर होता है? अमीन ग्रुप पर। तो यहाँ से हमें R प्रोडक्ट पता चल गया कि क्या होगा? ये होगा हमारा CH3NH2, मतलब ये वाला होगा PHCOOH। ठीक है, अब इसके बाद कार्बाइलमाइन रिएक्शन हमारा 1 डिग्री अमीन के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है, जो कि फाउल स्मेल से पता लग रहा है वहाँ पर कि हमारे पास एक आइसोसाइनेट ग्रुप बना हुआ है CH3NC। ठीक है, डन। तो हमारे पास S तक की रिएक्शंस हो गई हैं। अब इसके बाद इसका भी हाइड्रोलिसिस हुआ है, तो ये आएगा, ये यहाँ पर ये एसिड तो हमको दे ही दिया गया है, हमें U प्रोडक्ट बताना है, वो होगा PHNH2। ठीक है, अब इसके बाद हमारा डाइऑक्सिडाइजेशन रिएक्शन है, और डाइऑक्सिडाइजेशन इसका होगा तो क्या बनेगा? PHN2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब इस पर CuCl का रिएक्शन हुआ है, जिससे बनेगा PHCl।
इस पर Na और ड्राई ईथर हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे वुड्स रिएक्शन हुआ है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर बनेगा पीएच पीएच। ठीक है, डन। अभी हमारा W वाला रिएजेंट बचा हुआ है। CH3COOH पर NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ है। NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर क्या करते हैं, ये हमारे मिलकर डीकार्बोक्सिलेशन के रिएजेंट हैं। ठीक है, अब डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस प्रोडक्ट का वहाँ से CO2 हट जाएगा एंड जो W वाला प्रोडक्ट है वो हमारा मीथेन आ जाएगा, CH4। तो हमारा ये वाला रोड मैप डन हो गया है। आपका ये होमवर्क है कि आपको N से T वाला प्रोडक्ट और O से P वाला प्रोडक्ट का मैकेनिज्म देखना है। इसका मैकेनिज्म बेकमैन रीअरेंजमेंट ही है, बट आपको इसको रिवाइज करके पता लगाना है कि ये दोनों प्रोडक्ट कैसे आए हैं।